अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ DPTA टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हमने विजुअल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है फाइब्रिनोलाइसिस। तो फाइब्रिनोलाइसिस क्या है? लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल को आप फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। इसमें मेनली आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ रहा होता है उसमें आपके पास सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन होता है। उसके बाद आप अगर इसका फ्लो चार्ट बताएँ तो डैमेज टू टिश्यूज़ एंड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, उससे क्या होता है? उससे जो है आपके थ्रोम्बोमोड्यूलिन और थ्रोम्बिन जो है वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से जो है लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं पहले। उसके बाद थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जो है ये पहले इस फॉर्म में मिलेंगे, बाद में आपको थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं। देन उसके बाद आ जाता है ये आपके प्रोटीन सी पे जाके एक्ट करता है और प्रोटीन सी को एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको फ्लो चार्ट्स एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट वाली बात। उसके बाद आपका एक्टिवेटेड प्रोटीन सी जो है वो इनएक्टिवेशन करवाता है TPA इनहिबिटर की, एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर, इसकी इसकी इनएक्टिवेशन करवाता है। उसके बाद इनएक्टिवेशन से क्या होता है, ये प्रोटीन एस के साथ यहाँ पे प्रोटीन एस आ जाता है और प्रोटीन एस इसके ऊपर एक्ट करके इसको करवा देता है, ये करवाता है इनएक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 5 एंड 8 क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद 5 और 8 की इनएक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि ये आपकी करवाएगा, ये दोनों मिलके करवाएंगे एक्टिवेशन ऑफ TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या करता है, फिर इधर लाइसोसोमल एंजाइम जिसके साथ आके मिलते हैं और इसको कन्वर्ट करवा देते हैं आपके ये एक्ट करेंगे आपके प्लाज्मिनोजेन पे और प्लाज्मिनोजेन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा प्लाज्मिन में और फिर आपका जो प्लाज्मिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में या वो लाइसिस करवा देगा ब्लड क्लॉट की, लाइसिस ऑफ क्लॉट। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म इसका सारा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज़्म उन बॉडी में, तो उसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती नॉर्मली। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम फिजियोकेमिकल फैक्टर्स इन द बॉडी। उसमें दो केमिकल्स, एक फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं और एक केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में कॉन्टीन्यूस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की वजह से जो है क्लॉटिंग नहीं होती और स्मूथ एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो प्रिवेंट करती है क्लॉटिंग मैकेनिज्म को। केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। केमिकल फैक्टर्स में आपके पास एंटीकोएगुलेंट जो है नेचुरल हेपरिन में जो लीवर में प्रेजेंट होता है वो क्लॉटिंग नहीं करने देता। प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोमोड्यूलिन बाय एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, और इसके अलावा जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो सारे इनएक्टिव स्टेट में होते हैं नॉर्मली, इस वजह से। फिर आपके पास आ जाते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। उसमें सबसे पहला आपके पास है हेपरिन। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स में सबसे पहले है हेपरिन। ये प्रोड्यूस होता है बाय मास्ट सेल्स, ये लिवर और लंग्स में मेनली प्रेजेंट होता है और बेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हेपरिन को। ये क्या क्या करवाता है, ये एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करवाता है, बिकॉज ये डायरेक्टली सप्रेस करता है थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को। फिर ये कंबाइन कर जाता है आपके एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ जो प्रोटीएज इनहिबिटर है सर्कुलेशन में ब्लड में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, और रिमूव करवाता है थ्रोम्बिन को फ्रॉम द सर्कुलेशन।
और ये एक्टिवेट करवाता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, इनएक्टिवेट करवाएगा आपके एक्टिव फॉर्म ऑफ अदर क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक 9, 10, 11 एंड 12। यूजेस इसके क्या हैं, ये बोथ इन विवो या इन विट्रो जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट। क्लिनिकल यूज़ में इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है हेपरिन का 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और ये जो है 3 to 4 आवर्स के लिए क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देता है या पोस्टपोन कर देता है। उसके बाद है कॉमोडिन डेरिवेटिव्स, ये इसमें आपके पास आ जाते हैं वारफरिन और डाइकोमोरल, ये डेरिवेटिव्स हैं कॉमोडिन के, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ये होता है कि इनहिबिट करते हैं एक्शन ऑफ विटामिन के को। विटामिन के किसकी चीज़ के लिए असेंशियल होता है, ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए, और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो आ जाते हैं 2, 7, 9 और 10 आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसके यूजेस, ये एज अ ओरल एंटीकोएगुलेंट यूज़ किया जाता है इन विवो, और वारफरिन जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक के पेशेंट्स में दिया जाता है या स्ट्रोक के पेशेंट में दिया जाता है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग या क्लॉट की डिसलॉजिंग के लिए। थर्ड वन इज़ EDTA। EDTA जो है एथाइलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट। ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक है डाइसोडियम सॉल्ट और एक है ट्राईपोटेशियम सॉल्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है, ये सिंपली रिमूव करता है कैल्शियम को ब्लड से, और वो जो है आपकी क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। यूज्ड इन बोथ विवो एंड विट्रो। कॉमनली जो है IV एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाता है इन केसेस ऑफ लेड पॉइजनिंग, और एंटीकोएगुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इन डोजेज ऑफ 0.5 to 2 मिलीग्राम ऑफ पर ml ऑफ ब्लड। फिर है फोर्थ वन इज़ ऑक्जेलेट कंपाउंड्स। ऑक्जेलेट कंपाउंड्स क्या हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन बाय फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्जेलेट जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं लेटर ऑन, और इसमें जो है सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट जो हैं पहले यूज़ किए जाते थे टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, लेकिन रिसर्च की बेसिस पे उन्होंने देखा कि वो उनसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो बेनिफिशियल है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऑक्जेलेट जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देता है जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये जो है रिमूव कर देता है कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, एंड लैक ऑफ कैल्शियम जो है वो प्रिवेंट करता है आपकी कोएगुलेशन। यूजेस जो हैं वो एज इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ किया जाता है, 2 मिलीग्राम डोज में दिया जाता है इसको। और फिर है सिट्रेट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं आपके कैल्शियम के साथ ब्लड में, और इनसोल्यूबल कैल्शियम सिट्रेट बना देते हैं, और इस तरह से वो प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन को। ये इन विट्रो फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यूज़ टू स्टोर ब्लड इन द ब्लड बैंक, और उसके अलावा जो है लेबॉर्ट्री में इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन जो है वो फॉर RBC एंड प्लेटलेट काउंट जो है एक्सपेरिमेंट उसके लिए यूज़ किया जाता है। अदर सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, उसमें पेप्टॉन C टाइप लेक्टिन आ जाता है और हिरुडिन आ जाता है। फिजिकल मेथड्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग उसमें आ जाते हैं फिजिकल मेथड्स में कोल्ड और कलेक्टिंग ब्लड इन अ कंटेनर विद स्मूथ सरफेस। कोल्ड जो है रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पोस्टपोन्स द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर आप उसका जो है टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस कर देंगे तो उसमें जो है क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाती है। कलेक्टिंग ब्लड इन अ कंटेनर विद स्मूथ सरफेस, उसमें ये होता है सिलिकॉन की कोटिंग कर दी जाती है कंटेनर में जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाती है आपकी क्लॉटिंग। फिर आ जाते हैं प्रो कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स को हीमोस्टेटिक एजेंट्स भी कहा जाता है, और ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसेलरेट कराते हैं आपकी प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन को, और उसमें आपके पास आ जाते हैं थ्रोम्बिन है, स्नेक विनोम है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लंग्स एंड थाइमस, सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट, ऑक्सीडाइज सेलुलोज। लास्ट इसमें चैप्टर में टॉपिक है आपके पास, सेकेंड लास्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। उसमें आपके पास आ जाते हैं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शल प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो या थ्रोम्बिन टाइम। तो सबसे पहले है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या है, इंटरवल या टाइम फ्रॉम ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड के इंजेक्शन से सैंपल लिया या ब्लीडिंग हुई उसमें से जो ब्लड निकलना जब स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उससे आफ्टर अ कट और इंजरी टिल अरेस्ट और ब्लीडिंग, जब तक वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई उस टाइम तक जो इंटरवल होगा उसको आप ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन इसका 3 to 6 मिनट्स होता है। फिर क्लॉटिंग टाइम ये है कि जब कोई कट लगा या इंजरी हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उस टाइम से लेकर जब तक वो वहाँ पे क्लॉट की फॉर्म नहीं ले लेता उस टाइम तक उसको कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। ये नॉर्मल होते हैं 3 to 8 मिनट्स। फिर है थर्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग, कोई ब्लड का सैंपल लिया उसके अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ऐड कर दिया, उसके बाद वो कितना टाइम लेता है टू मेक अ क्लॉट, उसको कहते हैं आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम।
ये नॉर्मल जो है आपके पास 10 to 12 सेकेंड्स का होता है और प्रोलॉन्ग्ड आपको मिलता है इन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर फैक्टर्स लाइक 1, 5, 7 एंड 10 और नॉर्मल मिलता है हीमोफीलिया में। फिर है पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम या एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेकन फॉर ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग एन एक्टिवेटर सच एज फॉस्फोलिपिड अलॉन्ग विद कैल्शियम टू इट। इसको कहते हैं आप एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जब उसमें फॉस्फोलिपिड या कैल्शियम ऐड करते हैं तो उसमें क्या रिएक्शन होता है और कितना टाइम लगता है टू मेक अ क्लॉट, उसको कहते हैं पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और ये आपका 30 to 45 सेकेंड्स होता है नॉर्मल। प्रोलॉन्ग्ड मिलेगा आपको उन पेशेंट्स में जिनमें आपने हेपरिन या वारफरिन थेरेपी या ड्रग्स जो ये ले रहे होंगे। उसके बाद आपका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो होता है रेटिंग ऑफ अ पर्सनस प्रोथ्रोम्बिन टाइम विद कंपेयर टू एन एवरेज। मतलब उसका जो उसका टेस्ट के बाद जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम आया है उसको नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है उससे डिवाइड करके उसका रेशियो लिया जाए तो उसको कहते हैं आप इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। लास्ट वन इज़ थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम क्या, टाइम टेकन फॉर द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग थ्रोम्बिन टू इट। मतलब उस ब्लड का सैंपल लिया, उसमें थ्रोम्बिन ऐड किया और कितना टाइम लगा उसको क्लॉट बनने में, उस टाइम को आप कहते हैं थ्रोम्बिन टाइम। ये 12 to 20 सेकेंड्स होता है और प्रोलॉन्ग मिलता है आपको हेपरिन थेरेपी में। फिर है लास्ट टॉपिक अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपके पास आ जाते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। सबसे पहला है हीमोफीलिया, सेकेंड वन इज़ पर्परा और थर्ड वन इज़ वॉन विलब्रेंड डिजीज़। हीमोफीलिया, पर्परा और थर्ड वन इज़ वॉन विलब्रेंड डिजीज़। हीमोफीलिया को मेनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें आपको क्लॉटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम, और साथ इसमें ब्लीडिंग टाइम आपको नॉर्मल मिलेगा। ये कॉमन है ज़्यादा मेल्स में और फीमेल्स इसकी कैरियर्स होती हैं। उसके बाद कॉजेज़ इसके आ जाते हैं लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जिसकी वजह से कोएगुलेशन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, 9 और 11। और टाइप्स इसकी आ जाती हैं, टाइप्स में इसकी A, B और C टाइप्स आ जाती हैं। A को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं जो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। ये 85% पीपल में कॉमन है। हीमोफीलिया B जिसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं और ये फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है और ये आपके पास 15% पीपल में जो है ये पॉपुलेशन में कॉमन है। हीमोफीलिया C या फैक्टर 11 डेफिशिएंसी, उसको फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से C कॉज हो सकता है और ये रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। सिम्टम्स में आपको क्या क्या मिलेगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट में। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यू टू कट्स, टूथ एक्सट्रैक्शन एंड सर्जरी, मतलब कि बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर डेंटिस्ट के पास वो कोई सर्जरी, डेंटल सर्जरी करवाने गए हैं तो ब्लीडिंग उनकी स्टॉप ही नहीं होती। हेमरेज इन GIT एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स, ब्लीडिंग इन जॉइंट्स फॉलोड बाय स्वेलिंग एंड पेन, अपीयरेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो रिप्लेसमेंट कर दी जाती है ऑफ मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर। सेकेंड वन इज़ पर्परा। ये एक स्किन डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। उसमें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल था और क्लॉटिंग टाइम जो था वो प्रोलॉन्ग था। इसमें ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है और इसमें जो क्लॉटिंग टाइम है वो नॉर्मल है। करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अंडर द स्किन फ्रॉम द रप्चर्ड कैपिलरीज या इम्पेयर्ड वास्कुलर सर्कुलेशन। ये स्मॉल टाइनी हेमरेजिक स्पॉट्स बना देते हैं इन मैनी एरियाज ऑफ बॉडी। हेमरेजिक स्पॉट्स जो हैं अंडर द स्किन जो डेवलप हो जाते हैं उनको कहते हैं पर्परिक स्पॉट्स। और पर्पल कलर्ड पैच होते हैं, लाइक मतलब अपीयरेंस में जो है इनका पर्पल कलर आपको मिलता है और इसको आप कहते हैं एकाइमोसिस भी कहते हैं इन कंडीशन को। टाइप्स और कॉजेज़ आ जाते हैं। टाइप्स में इसकी हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से जो हो रही हैं, और बोन मैरो डिजीज़ में ये कॉमन है, प्लेटलेट प्रोडक्शन जिसमें अफेक्ट हो जाती है। और सेकंड है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। जहाँ पे भी इडियोपैथिक टर्म आती है उसका मतलब होता है कोई, पैथिक मतलब एबनॉर्मेलिटी और इडियो मतलब अननोन। तो अननोन कॉज की वजह से या इसका अनआइडेंटिफाइड है कॉज अभी तक, तो उसको कहते हैं इडियोपैथिक। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ होता है, मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका कोई कॉज नहीं है इडियोपैथिक आइडेंटिफाइड, इसका कोई इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा का, लेकिन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग
आप कह सकते हैं कि ये जो है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ होने की वजह से एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं बॉडी में अगेंस्ट प्लेटलेट्स, और ये होता है मोस्टली कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड डोनेट करने के बाद पेशेंट्स में। उसके बाद है थ्रोम्बस्थेनिक पर्परा ड्यू टू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेटलेट्स को कहते हैं। इसमें क्लॉट रिटेक्शन हो जाती है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम मिलता है, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होगा। थर्ड वन इज़ वॉन विलब्रेंड डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक्सेस ब्लीडिंग मिलती है इसमें आपको, और माइल्ड इंजरी के साथ भी एक्सेसिव ब्लीडिंग मिल सकती है। इसमें ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है प्लेटलेट की प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी, एग्रीगेशन, एडहीजन, और थर्ड वन इज़ प्रिवेंट क्लॉटिंग। तो उसमें जो एडहीजन प्रॉपर्टी होती है प्लेटलेट्स की, उनकी एडहीजन को प्रिवेंट कर देता है या सप्रेस कर देता है। इट कॉजेज़ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, और ये जो है एक्सेस ब्लीडिंग में कॉज करती है, डिसफंक्शन और हीमोफीलिया भी है रिजल्ट कर सकती हैं। लास्ट वन इज़ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है, इंट्रावास्कुलर ब्लड क्लॉटिंग जो है या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेजल्स उसको कहते हैं। कॉजेज इसमें आ जाते हैं इंजरी टू ब्लड वेजल्स, रफन्ड एंडोथेलियल लाइनिंग, स्लगिशनेस ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, उस वजह से वो थिक हो गया ब्लड और वो स्लो हो गई है उसकी सर्कुलेशन, तो उसमें हो सकता है। एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज में हो सकता है। टॉक्सिक थ्रोम्बोसिस हो सकता है ड्यू टू एक्शन ऑफ केमिकल पॉइजन्स लाइक आर्सेनिक कंपाउंड्स, मर्करी, पॉइजनस मशरूम्स एंड स्नेक विनोम। स्नेक की बाइट करने से भी ये थ्रोम्बोसिस कॉज हो सकता है। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी, फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बस आ जाता है। थ्रोम्बस के अलावा थ्रोम्बस में क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल जो है वो डायमीटर जो है उसका ऑक्लूड हो गया, नैरो हो गया। उसके बाद सॉलिड मैस ऑफ प्लेटलेट जो हैं या रेड सेल्स या क्लॉट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दें उसकी ब्लड वेसल को और थ्रोम्बस फॉर्म कर दें, उसको कहते हैं एम्बोलिज्म आ जाता है, ये एम्बोलस। एम्बोलिज्म माइग्रेटरी थ्रोम्बस को कहते हैं। अगर एक जगह क्लॉट बन के वो किसी दूसरी पार्ट पे ट्रैवल कर जाए या मूव करके माइग्रेट कर जाए तो उसको एम्बोलिज्म कहते हैं या एम्बोलस कहते हैं। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो बाय एम्बोलिज्म इज कॉमन इन लंग्स। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है ब्रेन, सेरिब्रल एम्बोलिज्म और हार्ट कोरोनरी एम्बोलिज्म। थर्ड कॉज इज इस्कीमिया, ब्रेन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यू और ब्रेन, उसमें जो है इस्कीमिया की वजह से डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू हो जाए उसको नेक्रोसिस कहते हैं। फिर नेक्रोसिस और इन्फार्क्शन में कॉज हो सकता है टिश्यू डेथ को ड्यू टू कॉज बाय लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इंजरी और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल सब्सटेंसेस, तो उसमें हो सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है आपकी पहले फाइब्रिनोलाइसिस का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ा कि फाइब्रिनोलाइसिस क्या है। देन हम लोगों ने फाइब्रिनोलाइसिस के बाद एंटीकोएगुलेंट्स पढ़े। एंटीकोएगुलेंट्स में हमने हेपरिन पढ़ा, वारफरिन पढ़ा, कोमरिन डेरिवेटिव्स पढ़े, और उसके बाद हम लोगों ने प्रो कोएगुलेंट्स भी देखे कि प्रो कोएगुलेंट्स कौन से होते हैं। प्रो कोएगुलेंट्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट कौन से होते हैं, उसमें ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारे हमने देखे। उसके बाद हमने इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियोस में पढ़ा। उसके अलावा हमने लास्ट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़े जिसमें हीमोफीलिया, पर्परा, वॉन विलब्रेंड डिजीज़, थ्रोम्बोसिस, और इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हम लोगों ने इनके कॉजेज़ पढ़े, इनकी टाइप्स पढ़ी कि और किन डिजीज़ में ये सारे कॉमन होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ब्लड ग्रुप्स का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।